अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये एक मौजूदा हुकूमत यानी जो हुकूमत है जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो एतमाद का वोट ले लिया है और अब पार्लियामेंट और हुकूमत कंपैरेटिवली जो सुप्रीम कोर्ट की तीन रुकनी बेंच है उसके मुकाबले में अब काफ़ी ताकतवर नज़र आ रही है। और अब देखते हैं, एक बाज़ौक़ात तो एक सुप्रीम मसलन कोई एक फ़ैसला ऐसा आ जाए और हुकूमत उसको संभाल ना सके तो इसके लिए तो ज़ाहिर है शेर बनना पड़ता है ना, जैसे मैंने कहा है। तो अगर बैकआउट पे गए जैसे कि वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने 10 महीने जिस तरह बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब को दुआ दीजिए और पार्लियामेंटेरियन को दुआ दीजिए जिन्होंने इस मौके पे जब हुकूमत 2 कश्ती पे सवार हो गई थी अपनी बुज़दिली की बुनियाद पर, वहाँ पर 2 टोक फैसला उन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट के इन 3 रुकनी बेंचेस को पीछे जाना पड़ा। अभी भी बहरहाल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बेंच राब्ते में है इमरान खान और साकिब निसार ग्रुप से, और उनको साकिब निसार और इमरान खान की बका यहीं से है और इनकी अपनी बका भी यहाँ पे है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अगर इजलास बुला लिया जाता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास फ़र्ज़ कीजिए लॉ जो बना है उसके लिहाज से हुकूमत एक ख़त लिख देती है सीनियर तरीन तीनों जजेस को कि आज से ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब से ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आप लोग जो है कमेटी है जो 3 सीनियर मोस्ट लोगों की, वो एक इजलास बुलाए और उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो केसेस पड़े हुए हैं उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाए। तो वो अगर लॉ यहाँ इम्प्लीमेंट करने के बाद यानी तीनों कमेटी के मेंबरान में से 2 मेंबर भी अगर इसको इनिशिएट कर देते हैं तो फिर इन 4 जजेस को भी ख़तरा है क्योंकि इनके भी रेफरेंसेस बने हुए हैं, इनके भी मिसकंडक्ट के केसेस हैं, करप्शन के हैं और ऑडियो लीक्स है जो ऑलरेडी फॉरेंसिक हुई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जी ये जो मौजूदा आपके पीछे हटे हैं इनकी बका का भी मसला है। तो किसी भी वक्त हो सकता है अगर तीनों एक ही पेज पे आ जाएं और इस बात को तैयारी पकड़ ली जाए कि नहीं जी हमने अब लड़ना है तो फिर आ जाएंगे क्योंकि फैसला अभी तक तो सामने नहीं आया ना। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जी बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत अक्टूबर तक तो नवंबर तक तो जाती ही जाती है, यानी अगस्त तक तो जाती ही जाती है। 90 डेज़ का या 60 डेज़ का जो मार्जिन होता है असम्बली डिज़ोल्व होने का वो फिर एप्लीकेबल होता है और उस सूरत हाल में अक्टूबर या नवंबर, अब अक्टूबर या नवंबर में क्या तब्दीली है? 2 बहुत मेजर तब्दीली है। अगर ये चीफ जस्टिस साहब उस वक्त तक रह जाते हैं, जस्टिस अता बंदयाल साहब, तो वो सितंबर को फारिग हो रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं है सितंबर को उनको जाना ही जाना है। और दूसरा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जिन्होंने इस ओहदे को दागदार किया है और ग़ुलामों से भी बदतर कर दिया है, उनकी भी वापसी है। तो बज़ाहिर आज अभी का जो व्लॉग है, मैं एक बहुत अहम शख्स से मुलाकात मेरी हुई थी तो ये डिस्कशन हो रहा था कि इस किस्म की गवर्नमेंट सामने आने वाली है। तो उस सूरत हाल में मैं आपको एक और व्लॉग भी आगे चल के दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या इमरान खान सियासत छोड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। इसकी भी एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मैं अगले व्लॉग में आपको दूंगा। लेकिन इस वक्त जो मैं व्लॉग दे रहा हूँ उसमें ये इन्फॉर्मेशन है और ये मैं पहले भी थोड़ा बहुत इसका तस्करा कर चुका हूँ, लेकिन अब उसमें चेंजिंग आ चुकी है कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या आपको नज़र आ रहा है अगर ये अक्टूबर में इंतखाबात हो गए। तो ये बात तो तय हो गई है एतमाद के वोट के लिए कि अब चाचू तो नहीं जा रहे हैं। चाचू से मुराद ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अब नहीं जा रहे। तो वज़ीर आज़म, अब सिंधी वज़ीर आज़म फ़िलहाल इस केयर टेकर जो ड्यूरेशन है या ये जो जनरल इलेक्शन से पहले का ड्यूरेशन था, अब
कोई सिंधी वज़ीर आज़म नहीं आ रहा है। गोया चाचू कंटिन्यू करेंगे, चाचू को वक्त मिल गया, चाचू अब फिर शेर हो गए, बशर्ते कि फिर कहीं कोई गलत हरकत ना कर दें और फिर ऐसी कोई गलती ना कर दें या उनसे करवा ना दी जाए जिसकी बुनियाद पर फिर से मसाइल जन्म ले ले। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये है कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत के साथ उस जगह तक पहुंचेंगे जहां असम्बली डिज़ोल्व होगी और उसके बाद नया इलेक्शन अनाउंस होगा, और वो उम्मीद की जा रही है कि वो अक्टूबर या नवंबर होगा। इन अगस्त का अगर 18 अगस्त या समथिंग पे ये डिज़ोल्व ये होती है, क्योंकि ये अपना टेन्यूर मुकम्मल करेगी। और अगर मज़ीद 1-2 महीना आगे होता है तो वो भी हो सकता है, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन अगर मैं इसको भी मान लूं कि ये अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन है, तो चाचू अपना ये टेन्योर और ये असम्बली अपना ये टेन्योर, वज़ीर आज़म अपना ये टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पे अदालत भेजेगी, क्योंकि उसके रिमार्क्स ये शो नहीं कर रहे हैं, उसका बैकफुट ये शो नहीं कर रहा, उसकी स्टेटमेंट ये शो नहीं कर रहे, उसकी ऑब्जर्वेशन ये शो नहीं कर रही है। फैसला देखते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर ये कर भी देते हैं तो पार्लियामेंट ने कहा है कि हम इस वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं जाने देंगे। तो इसलिए जो एक बात थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको नाअहल कर देती है तो PMLN भी राज़ी है, और आसिफ जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे और दूसरा वज़ीर आज़म सिंधी लाएंगे, ये भी उन्होंने ओपन कह दिया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट तो अब ये एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रही, और पार्लियामेंट का दो टोक ये कहना और PDM का कि हम वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं होने देंगे, अगर आप कर भी देंगे तो नहीं होंगे। तो चाचू अपना टेन्योर मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो चाचू अपना टेन्योर यानी शहबाज शरीफ साहब अपना टेन्योर अगर मुकम्मल कर रहे हैं तो फिर आगे जो स्ट्रक्चर बन रहा है इलेक्शन और इलेक्शन के बाद, देखें सदर गया, अब मौलाना फजल रहमान साहब अकेले नहीं होंगे। कल मौलाना फजल रहमान साहब अकेले थे जब चाचू को तौहीन अदालत के केस में हटाया जा रहा था, या ख़ुद PDM इनको हटा के किसी और को ला रही थी सिंधी वज़ीर आज़म को। दोनों सूरतों में फिर आसिफ अली जरदारी जब वज़ारत उज़्मा की तरफ मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट थे, एक सिंधी वज़ीर आज़म थे, क्योंकि बिलावल को तो कभी भी वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए नहीं लाएंगे, ये उनके ख्वाब में नहीं है। उनका ख्वाब है कि बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और 5 साल के लिए बने। ये आसिफ अली जरदारी का ख्वाब है या पीपल्स पार्टी का ख्वाब है, तो वो 2-3-4 महीने के लिए तो कभी नहीं लाते। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म अब आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बन सकते। तो अब और आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म बनते तो सदर की पोस्ट के लिए मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा सूटेबल और वाहिद कैंडिडेट कोई भी नहीं था, ये मैं बता दूं आपको, तय है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं तो ये मामला दो लोगों के दरमियान सदर की पोजीशन होगी। आसिफ अली जरदारी साहब को भी कुछ लोग रिकमेंड करेंगे कि उनको सदर बना दिया जाए, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी कुछ लोग रिकमेंड करेंगे कि सदर बना दिया जाए। अब ये दोनों इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं, दोनों पावरफुल कैंडिडेट हैं, दोनों एक ही ग्रुप के कैंडिडेट हैं। तो देखिए क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ज़्यादा चांस ये होगा कि अगर जरदारी साहब को आइंदा इलेक्शन में, जो कि वो इत्तेहादियों के साथ बनाएंगे, ये हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी सीट हो कि वो अकेले हुकूमत बना ले, ये मुमकिन में से नहीं है, नज़र नहीं आता। तो जाहिर है उनको इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनानी होगी, तो उस वक्त इत्तेहादियों की जो ज़रूरत है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत JUI की होगी। तो आज वो JUI को सदर का ओहदा अगर देते हैं तो कल अपने बेटे के लिए वज़ीर आज़म का ओहदा आसिफ अली जरदारी मांग सकेंगे। और आसिफ अली जरदारी ये जो सौदेबाजी है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो गोया मौलाना फजल रहमान ज़रूर ज़ोर लगाएंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान को दे के कुछ ले और दे की पोजीशन पे आगे अपने बेटे के लिए वो
रास्ता बना देंगे। वहाँ मरियम नवाज साहिबा अगर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली आइंदा इलेक्शन जीतती भी हैं तो भी यहाँ ये वाला क्वेश्चन बनेगा, अगर मौलाना फजल रहमान को सदर बना दिया जाता है, पीटीआई की पीपल्स पार्टी इसमें सपोर्ट करती है, तो फिर जाहिर है कि वो बिलावल के लिए रास्ता मांगेंगे और ऑलरेडी एएनपी भी उसकी सपोर्ट में और दूसरी जमातें भी। इधर पीपल्स मरियम नवाज साहिबा क्योंकि डायरेक्ट वज़ीर आज़म की पोजीशन पे आएंगी और जो कि बिलावल एक फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से काफ़ी काम कर चुके हैं और बड़ा उस मामले में उनकी इंटरेक्शन हो चुकी है और वो एक तरीके से मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मरियम नवाज पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हैं, लेकिन सरकारी ओहदे पे अभी उनका कोई तजर्बा नहीं है। तो अहम तरीन लोगों का कहना है कि एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो बहुत बड़ा सूबा है, पहले वहाँ आए, क्योंकि उनके अब्बू तो फाइनेंस के मिनिस्टर आए, फिर चीफ मिनिस्टर आए, उनके चाचू चीफ मिनिस्टर आए एंड देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मरियम को भी इसी तरह से पहले उसमें लाया जाए। हाँ, एन मौके पे अगर पीएमएलएन को कोई 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मिल जाए और पीपल्स पार्टी बहुत कम सीट लेके जाए तो शायद फिर मरियम नवाज साहिबा ही वज़ीर आज़म की कैंडिडेट बने। लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं और जो गुफ्तगू हमारी सामने आई है उसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को ऊपर लेके जा रही है और वो कई जगहों से सीट निकलेगी, कई इलेक्टेबल्स उसको एन मौके पे ज्वाइन करेंगे और पंजाब में भी अपना खोया हुआ मुकाम काफ़ी हद तक हासिल करेंगे। तो अगर मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला होती हैं, मरकज़ में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, मौलाना फजल रहमान सदर बन चुके हैं, काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन चुके हैं और तीसरा आपके आर्मी चीफ ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका टेन्योर अभी तक खिंचेगा और वो आसिम मुनीर साहब हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक कि वज़ीर आज़म बिलावल या मरियम, वो उसमें मैंने कंडीशन बता दी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि मरियम के लिए भी बहुत बेहतर है कि वो पहले पंजाब में इंटर हों और अगले साल अगला एक्शन वहाँ लें, वज़ारत उज़्मा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएंगी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएंगी जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगी। तो बिलावल वज़ीर आज़म, मरियम प्रोविंशियल यानी पंजाब की वज़ीर आला, उधर सदर मौलाना फजल रहमान, उधर आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उधर DGI जनरल नदीम अंजुम, उधर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा। सोचिए कि ये स्ट्रक्चर सामने होगा और ये स्ट्रक्चर फिर आगे जाएगा और इस स्ट्रक्चर में कितना पोटेंशियल होगा कि पाकिस्तान को लेके वो आगे जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तजर्बाकार भी हैं और कुछ नए तजर्बाकार, कोई नया वलवला लेके आएगा, कुछ पुरानी चीज़ों को रद्द करके आगे की तरफ नई चीज़ लेके जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो हमें भी बताया गया कि ये ज़्यादा चांसेस हैं। अब इमरान खान कहाँ हैं? तो इमरान खान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कई केसेस में उनकी नाअहली तैयार है, सज़ा तैयार है। चीफ जस्टिस या ये बेंच की वजह से, मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि इस बेंच की वजह से नीचे जजेस इमरान खान को नाअहल नहीं कर रहे थे, उनको सज़ा नहीं दे रहे थे, उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे थे, ना चाहते हुए भी उनको ज़मानत दे रहे थे, जो कि चैप्टर क्लोज़ होने वाला है। जब ये चैप्टर क्लोज़ होगा तो इमरान खान ने एक नहीं 3-3 केस में नाअहल होना है और सज़ा भी होनी है। तो गोया इमरान खान इस स्ट्रक्चर में कहाँ है? इस स्ट्रक्चर में इमरान खान की नाअहलियत है और नाअहलियत के साथ साथ एक चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनकी गिरफ्तारी हो और वो जेल जाए। ये सारी प्रेडिक्शन है। हकीकत क्या होती है? वक्त तब्दील भी हो सकता है, वक्त यही भी रहता है। ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं जो मैंने आपके सामने बताया। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं और अहम तरीन डिस्कशन
यही है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।